बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। आज सुनिए पहला भाग। दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुइस। लहू मुलक गया, लहू मुलक गया। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया। जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा। खोया था नस नस में, अब ये जग गया। लहू मुलक गया। डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट्स पर दौड़ाती रहती है। थोड़ी मस्ती, थोड़ी यारी, थोड़ी मस्ती, थोड़ी यारी, थोड़ा प्यार, झनकार। साजों की झनकार, नगमों का श्रृंगार, दिल में लिए डांस के लिए प्यार। टेरेंस कहते हैं, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं। तो पिताजी ने हम सभी भाई बहनों को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी। ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे, मैथ साइंस इंग्लिश। तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें। इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए। मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा। आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच। Speaks the 1,000 words, I feel eternal bliss. The roses pout their scarlet mouths like offering a kiss. No drop of rain, no glowing flame has ever been so pure. If being in love can feel like this, then I'm in love for sure. बहुत बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया टेरेंस। ये स्वागत मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, हमारे वो तमाम लाखों करोड़ों सुनने वाले कर रहे हैं जो आपके फैन भी हैं। कितने लोग आपके ऐसे लोग दीवाने हैं जिनको डांस का डी भी नहीं मालूम लेकिन वो टेरेंस के दीवाने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो श्रोताओं हैं और जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने क्या किया कि इतना प्यार मुझे मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार अपने आप को फील करवाता हूँ, और बहुत मैं कभी कभी ओवरवेल्म हो जाता हूँ कि यार ये कैसे हो गया और क्यों हो रहा है। मैंने कोई ऐसा बड़ा काम किया नहीं कि मैं इस प्यार का हकदार बनूं। मैं आपको बताऊं, ये बात मैं जानता हूं कि क्यों हैं आप इसके हकदार। उसका कारण सिर्फ आपका डांस नहीं है, आपकी शख्सियत है, आपका स्वभाव है, आपकी विनम्रता है, आपका प्यार बांटने का सलीका है। शुक्रिया। ये इंसान को बहुत लोकप्रिय भी बनाता है, प्यारा भी बनाता है और जिंदगी में काफी
ऊंचाई तक ले जाता है। और अभी तो आपके लिए बहुत से आसमान बाकी हैं, बहुत से आसमान छूने हैं आपको। वो तो जरूर है। और अगर दर्शक और श्रोताओं का अगर प्यार ऐसा मिला तो जरूर बहुत सारे जो मकाम जो मैं अपने लिए बनाए रखा हूं इस उम्र में भी शायद वो मुकम्मल हो जाए। जी। तो चलिए, आपने उम्र की बात की है तो श्रोताओं तक ये बात पहुंचा देते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, और ये पहुंचेगी आपकी जन्म तारीख से। हाँ। जन्म तारीख मैं आपकी जानना चाहूंगा, और वो भी इस बात के साथ कि आपका जन्म कब, कहाँ हुआ। मेरा जन्म हुआ मुंबई में, और मैं 8वां बच्चा हूँ मेरे माँ बाप का। मेरे माँ बाप का नाम है जेवियर और मीडिया लुइस। डैडी मैंगलोर से हैं ओरिजिनली, लेकिन मुंबई में वो 10 साल की उम्र में आए और काम करने लगे, और मम्मी मुंबई से ही है। तो हम सभी 8 भाई बहन मुंबई में ही पले पड़े हैं। मेरा जन्म हुआ 10 तारीख को, 10 अप्रैल 1975। तो मेरी उम्र उसके हिसाब से आज 20-20 में 45 साल की हो जाती है। तो देखिए साहब, 45 साल के जवान, या यूं कह लीजिए नौजवान युवा डांसर के साथ मैं इस समय बैठा बात कर रहा हूं। तो टेरेंस, आप मुझे ये बताएं कि जो बचपन का ये वक्त था मुंबई में, जब आपका जन्म हुआ, मुंबई में कहाँ हुआ, कैसे आपका बचपन बीता? हाँ। और ये डांस का जो एक जुनून आपके अंदर है, ये आपको कब महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये चीज पैदा हो रही है? तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरा जन्म हुआ मुंबई में। हम रहते थे एक छोटे से बस्ती में, चौल में। हरिनिवास चौल था, पठान चौल भी था, दो नाम थे उसके, और बड़ी बसी बस्ती थी। हमारे घर के दरवाजे नहीं हुआ करते थे, सिर्फ पर्दे हुआ करते थे। अच्छा अच्छा। तो बहुत प्यार मिला, और इट वॉज वेरी कॉस्मोपॉलिटन। हिंदूज भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई सिर्फ एक थे नेबर्स, अदरवाइज इट वेरी कॉस्मोपॉलिटन ऐसा वाला फील था। किसी के भी घर में आना जाना। टीवी नहीं हुआ करता था तभी, सिर्फ रेडियो हुआ करता था। उस जमाने में तो था नहीं। और लोग बोलते भी हैं कि यार आपने मतलब इतनी चीजें सही हैं, आप कहाँ थे और कहाँ आए। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं उस परिस्थिति में जन्म लिया था मैंने, तो मुझे पता ही नहीं कि इससे अच्छा भी हो सकता है। मुझे माँ बाप का प्यार बहुत बेशुमार मिला, और लोगों का प्यार बहुत जबरदस्त मिला, और यही वजह थी। ये प्यार जो मुझे मिला, ये मेरे डांस की वजह से मिला। और जब मुझे वो मिला, वो बेशुमार मिला। मेरे इर्द गिर्द जो नेबर्स थे, या जो मेरे समाज के जो लोग थे, वो मुझे बहुत ही एक ऊंची नजर से देखते, क्योंकि मैं गाता था, एक्टिंग करता था, कॉपी करता था जो भी दिखता था टीवी पे या फिल्मों में, या डांस करता था। तो किसी की भी शादी होती तो मुझे बुला के थे, आजा बुलाओ इसको बुलाओ, ये नाचेगा हमारे लिए। तो क्यों ना अभी मैं भी कहूँ कि आज टेरेंस आए, अभी टेरेंस नाचेंगे तो नहीं, लेकिन गाना तो सुना सकते हैं। अरे वो जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ। लेकिन बस मुझे स्टेज का बहुत बड़ा लगाव हुआ था, क्योंकि मैं 6 साल का था जब मैं अपने पहले स्कूल में मेरी भर्ती हुई थी। नया स्कूल था मेरा, बांद्रा में मेरा स्कूल था, सेंट ट्रीजर्स हाई स्कूल। तो मैं रहता था अंधेरी में, लेकिन क्योंकि मेरी माँ बांद्रा में रहती थी पहले, शादी होने के पहले, तो हमें भर्ती किया गया था एक कॉन्वेंट स्कूल में, सेंट ट्रीजर्स हाई स्कूल। हम 4 भाई वहीं पर पढ़े। तो वो स्कूल में 6 साल की उम्र में मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, और आई थिंक सीनियर केजी में, नॉट इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड, 5 साल का था। तो टीचर आई और उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चे लोग, कौन हिस्सा लेना चाहेगा सिंगिंग कंपटीशन में। किसी का हाथ नहीं उठा, मेरा हाथ उठा। और मेरे में बचपन से वो ऑलवेज थिंक कि पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि मैं एक खुश एनवायरनमेंट में पला पड़ा। बहुत सारा तनाव था, आर्थिक स्थिति बहुत कठिन थी। डैडी के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था, लोगों का प्यार बहुत था। और कभी कभी बच्चों के लिए उनको कुछ पता नहीं कि कितना, क्या अमीर है क्या गरीब है, उनके आई थिंक आई डिडंट रियलाइज दैट, आई वाज जस्ट हैप्पी। और मैं हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता था। फिर दूसरी टीचर आई, बोला कि डांसिंग में कौन पार्टिसिपेट करना है, मेरा हाथ उठ गया। तो ऐसे करते करते मैंने 8 जो भी कॉन्टेस्ट थे, ड्राइंग, सिंगिंग, एलिक्यूशन, पार्टिसिपेट कर दिया। बड़ी बहन जो थी वो मेरी देखभाल करती थी, मैंने उनको बता दिया कि मैंने ये कर दिया। उन्होंने बोला अच्छा, लेकिन अभी मैं कैसे सिखाऊं, मुझे तो ये सब आता नहीं है। तो कि मैं कुछ भी कर लूंगा। तो मैंने कुछ भी कर लिया जो मुझे आता था, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ शायद कर लिया, तो मुझे पहला नंबर लग गया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो पहली बार मैंने वो कोशिश की और वो सफल हुआ। और फिर जो तालियों की गड़गड़ाहट मैंने सुनी, और जो मुझे पुरस्कार मिले, जब
2 महीने बाद प्रिंसिपल ने सर्टिफिकेट सब साथ में इकट्ठा, एक एनुअल डे होता है तो सभी सर्टिफिकेट साथ में मिलते हैं उस दिन पर। तो मेरा नाम बार बार लिया जा रहा था। तो एलिक्यूशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सब में मैंने भाग लिया था, मैथमेटिक्स में सब में लिया था। तो वो जो खुशी, वो जो हाई, जो नशा मैंने फील किया, वो मेरे जहन से आज तक उतरा नहीं है। तो मैं मौका ढूंढता हूँ कि कब मुझे स्टेज पर कोई बुलाएगा कि मैं अपना फन या जो भी मेरा टैलेंट है मैं दिखाऊंगा, लोग मुझे वाहवाही देंगे। तो शायद उसकी लालच में मैं स्टेज का दीवाना हो गया। अब इतनी चीजें याद हैं आपको बचपन की, तो वो गाना भी याद होगा जो आपने गाया था उस समय। चलिए गाइए, तो गाना तो बताइए। तो वो अंग्रेजी गाना था, ओके, बोनी एम। ओके, बोनी एम का, ओके, बोनी एम 1975 में। तो एक गाना था, ब्राउन गर्ल इन द रिंग ट्रा ला 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 ला। सो वो वाला गाना था, उसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। फिर हिंदी गाना जो गाना गाया था मैंने, वो पिक्चर थी एक हिंदी फिल्म की थी, जो शायद मेरे शादी का ख्याल, सौतन। तो वो पिक्चर वो रेडियो पे चल रहा था 80s में, तो मैंने वो गा दिया, तो वो मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो ऐसे फिर अजीब दास्तां है। हाँ। अजीब दास्तां मेरी बहनें रेडियो पे सुन के वो पुस्तक में लिखती थी, क्योंकि लिरिक्स सबको चाहिए था, तो वो लिखती थी। तो मेरी बहन की राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं वो हर गाना जो आता था, वो हमारे पास टेप रिकॉर्डर भी था, सिर्फ रेडियो, तो वो हम 2-3 बार सुनते थे रात तक कि वो लफ्ज जो बोले गए हैं वो सही सुने हैं कि नहीं। तो वो भी गाते थे, हम भी गाते थे, तो हमारा टाइम पास ऐसे ही होता था घर में। तो वही गाने याद भी हो जाते थे। याद हो जाते थे। तो ऐसे बोलते बोलते मैं अजीब दास्तां के लिए मैंने बहुत बार पुरस्कार बहुत बार मिला है। और वो गाना ऐसा है कि सबको बहुत प्यारा लगता है। तब मेरी आवाज एक छोटे बालक की तरह था, बहुत ही स्वीट, बहुत ही पतली, एंड इट वाज सूटिंग दैट सॉन्ग। फिर बाकी जाके आगे बहुत अलग अलग गाने गाए, बट कभी ट्रेन नहीं हुआ था। और डांस का शौक बहुत का भूत चढ़ गया था, और बहुत वाहवाही मिल रही थी, तो मैं उस लाइन में घुस गया, डांस की लाइन में। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग पे, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग पे, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जब पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न
देखिए, दास्तान तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी अजीब है, लेकिन लेकिन मेरी माँ की नजर से बहुत ही अजीब हुआ। लेकिन हमारे लिए कुछ तो भी, मैंने कोई भी चीज जिंदगी में जो रेगुलर चीज होती है, जो सब बच्चे करते हैं, मैंने कभी नहीं किया। जो चीज लोग नहीं कर रहे हैं, मुझे वही करना है। लेकिन हमारे लिए अजीब नहीं, हमारे लिए बड़ी दिलचस्प है। क्योंकि आप आर्टिस्ट वाले लोग हैं ना। हाँ। आप हमारे जैसे लोग हैं, आप समझते हैं। लेकिन हमारे जो माँ बाप है वो मिडिल क्लास है। सिंपल पढ़ाई करो, जाओ, गवर्नमेंट की नौकरी लेके आओ और सुखी रहो। जी। तो उनके लिए ये सब चीजें अमीरों का शौक है। सिंगिंग, डांसिंग, मुझे बहुत मार नहीं पड़ती थी, लेकिन मेरी माँ बोलती थी मत कर, चाहे तुम फर्स्ट भी, मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। और पढ़ाई में भी मैं होशियार था। तो फिर मैंने बोला कि ये क्या बात हुई। तो मैं बहुत झगड़ता था कि नहीं, मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, और मैं आपको लिख के देता हूं कि मैं अपना नंबर जो पहला आया है उससे ज्यादा लेकर आऊंगा, लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकती। तो मैं बहुत थोड़ा जिद्दी भी था। तो और रिजल्ट भी लेके आता था, पढ़ाई में मेरा बहुत बहुत होशियार था। फिर मेरी टीचरों ने मेरी माँ को डांटा एक बार कि आप क्यों ना बोल रही हैं, पढ़ाई में भी अच्छा करता है वो, और हमारी स्कूल की शान है ये। तो फिर मेरी माँ चुप हो गई वहां से। फिर मैंने बोला अगर तू कुछ भी हुआ फिर मेरे पर नहीं आना चाहिए। ऐसा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी के भाई बहन इस कोई शौक नहीं था डांस या इसका? आई थिंक शायद होता भी तो आई थिंक वो इतने आई थिंक उनमें शायद कॉन्फिडेंस नहीं था, या मुझ में ना बचपन से लेके, क्योंकि मैं वो जीत गया तो वो नशा चढ़ गया, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। फिर इसकी वजह से वो आगे बढ़ गया। तो मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा लकी हो गया। वो एक तुक्का ना, एक लॉटरी पहले ही लग गई। तो उसकी वजह से वो ना एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है। जब आपने आप पर विश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, चाहे आप लड़खड़ाएं और चाहे आप दूसरी बार हार भी जाए, कई बार हारा भी उसके बाद, लेकिन वो एक फील होता है कि हाँ मैंने ये कर लिया है। एक बार आपने स्टेज पर चढ़ गए ना आप, तो वो डर जो होता है ना, वो निकल जाता है। तो मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा, लेकिन जो डर होता है स्टेज पर चढ़कर बात करना या एलिक्यूशन देना या डिबेट करना है, तो ये चीजें बहुत लोगों को डर की वजह से लोग आते नहीं है सामने। बहुत सारे अरमान है, लेकिन वो लोगों से डरते हैं। वो डर मेरा चला गया। तो वो स्टेज पर जो डर होता है, ऊपर चढ़ के लोगों को देखकर वो अपने आप को एकदम जो भी है आपके अंदर, जो टैलेंट, जो फन है, वो बताना, कभी कभी लोगों में बहुत कुछ टैलेंट है, लेकिन वो डर जाते हैं लोगों को देखकर कि उनके विचार क्या होंगे, वो जजमेंट क्या होगा। अगर वो जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो बहुत होता है, तो मैं शायद उसमें बच गया। तो जो गया वो गया, जो गया वो गया, जो गया वो गया, जो आएगा देखा जाएगा। जो हुआ हो गया, होना है जो वो हो जाएगा। ना किसी मंजिल में, ना आने वाले कल में, सारे जहां की सारी खुशी है यहाँ अभी इसी पल में। जो गया वो गया, जो आएगा देखा जाएगा। हे, जो हुआ हो गया, होना है जो वो हो जाएगा। टेरेंस, अब थोड़ी सी हमें एक लीप लेनी पड़ेगी, एक थोड़ी सी छलांग लेनी पड़ेगी। हाँ। और हम उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं कि जहां पर आपने ये तय कर लिया कि अब मुझे डांस को ही अपना करियर बनाना है। जब आपने ये तय किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था, और आपकी अपनी क्या कोशिश थी इस फील्ड में जाने के लिए? हम मध्यम वर्ग के लोग थे, तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी। ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक बड़ा करना, उसके बाद जो करना है करो, मेरी जिम्मेदारी निकल जाती है। मेरे डैडी बहुत क्लियर थे, क्योंकि उनके डैडी ने उनको आई थिंक 10 साल की उम्र में बोला था कि अब मेरा काम हो गया है।
तो मेरे डैडी ने 5 साल और बढ़ा दिए और बोला कि 15 साल 10वीं तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपकी मर्जी, मैं पैसे नहीं दे सकता तुम्हारे कॉलेज की फीस के लिए, कुछ भी ले, अब अपना अपना करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे, मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। और कहीं ना कहीं बीच में मुझे डांस का, क्योंकि मेरा डांस का लगाव बहुत ज़्यादा था, लोग जानते थे कि मैं डांस करता हूँ, तो मेरे एक दोस्त ने, उसकी 2-3 बच्चे थे जो ट्यूशन देती थे, उनको डांस सीखना था, तो उनको मैंने डांस सिखाना शुरू किया, बहुत पैसे मिलने लगे और वो पैसे मेरे कॉलेज फीस को, कॉलेज फीस और सभी जो चाहिए जिंदगी को गुजारने के लिए, उससे ज्यादा मैंने बहुत कुछ पाया, तो मेरी लॉटरी लग गई। यानी ये उस समय आपकी उम्र कुछ 16-17 साल 17 साल की थी, यानी उस उम्र से आप डांस सिखा रहे हैं। और 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। तो 10वीं में ही मैंने मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन का देना चालू कर दिया था। वाह वाह वाह। तो हमारे घर में हमारी बहनें थी, मेरी 4 बहनें थी, मेरे 3 भाई थे, वो भी ट्यूशन दिया करते थे। तो जब भी उन पास टाइम नहीं होता था, तो उन लोग ने मुझे, बच्चे जो उनका एक्सेस थे, उन्होंने कि आप ले लो, ये आप पढ़ा दो और ये आपकी जो भी फीस है ये आपके लिए। अब जैसे मैं कह रहा था आपकी दास्तान के बारे में, दिलचस्प, मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि बड़ी प्रेरक दास्तान है। अच्छा। इससे जो प्रेरणा हमारे सुनने वालों को मिलेगी कि जीवन संघर्ष का नाम है और संघर्ष कब शुरू होता है और कब खत्म होता है ये ना आप जानते हैं ना कोई और जानता है, लेकिन उस संघर्ष का जो फल मिलता है उसको कहते हैं टेरेंस लुइस। बहुत बहुत शुक्रिया। तो टेरेंस, मैं यहाँ ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो दौर था आपका, जो संघर्ष का जो दौर था, इस समय आप, चलो आप डांस सिखा रहे थे, लेकिन उस समय अपने आप को भी तैयार कर रहे थे आप? सोचा था आपने कि मुझे क्या करना है? एग्जैक्टली क्योंकि देखो, मैं पढ़ाई में होशियार था, तो मैंने साइंस लिया था, मुझे डॉक्टर बनना था, तो मेरा 88% निकल गया था। फिर मैं 3 मार्क्स की वजह से मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं मिली, मुझे डोनेशन देना पड़ा था और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री किया ग्रेजुएशन के लिए। फिर वहाँ से छोड़ के मैं होटल मैनेजमेंट किया और मेरी डांस की ट्यूशन मैं देता गया, क्योंकि पैसे अच्छे मिल रहे थे। जब मैंने सब फिनिश कर दिया, मेरा ग्रेजुएशन फिनिश कर दिया और फिर मैंने होटल मैनेजमेंट भी फिनिश किया 3 साल का, और मुझे नौकरी भी मिल गई थी कैंपस इंटरव्यू से, लेकिन तब तक मेरा इतना बड़ा मतलब मैं घर घर जाके इतना कमा रहा था कि जो पैसे मिल रहे थे कैंपस इंटरव्यूज के द्वारा, मतलब जो नौकरी लगने के बाद जो पैसे मिलने वाले थे, उससे मुझे 10 गुना और पैसे ऑलरेडी मिल रहे थे घर घर जाके सिखाने हैं। ओह। मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें और अच्छा मेहनत करूं तो मैं शायद सफल हो जाऊंगा। मेरे माँ बाप को डर था कि ये जो नौकरी है घर घर जाके, ये इसमें कोई, हम लोग क्या बोलेंगे समाज को, तू इतना पढ़ा लिखा है, तू इतना होशियार बच्चा था, तू डॉक्टर बनने वाला था, और फिर तुम माइक्रोबायो बायोस्टिक में, फिर तुमने होटल मैनेजमेंट किया है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके तुम अभी डांसर बन रहे हो। तो वो उनके लिए तौहीन की बात थी, क्योंकि हमारे परिवार में डांस के एक लग्जरी है, ये ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें। तो वो मेरे पेरेंट्स का मानना था, मेरे पिता और माता का। और मेरे भाई बहन भी जो साथ हैं वो सभी एक मतलब इधर टीचर है या फार्मेसी में है या इंजीनियर है मेरे भाई, या बैंकर है। तो वो सभी एक बहुत ही स्ट्रीमलाइंड जॉब में है। मैं थोड़ा हटके सोच रहा हूँ, तो उन्होंने सब ने ना कर दी। मैंने बोला कि नहीं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मुझे जो करना है, वैसे भी मैं आपसे ज्यादा कमा रहा हूँ। तो मैंने ठान लिया है कि मैं ये नौकरी नहीं लूंगा। तो सब लोग, मेरे भाई बहन थे, उन्होंने तू गिरेगा, तू समझ नहीं पा रहा है कि ये फिक्स नहीं है। आज तुम्हारे जो लोग तुमको काम दे रहे हैं घर घर में, वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, बोलेंगे अभी खत्म, तो तुम क्या करोगे? ऐसे क्यों दूसरे आएंगे? ऐसे अगर तुम्हारी बॉडी को इंजर हो गया तो तुम क्या करोगे? ये सब बहुत ही सेंसिबल सवाल थे, हर तरह से तोड़ने की कोशिश थी। और मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे थे 10 लोग कि नहीं, ये मत करना, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, क्योंकि वो सब बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, उनके पास एक फिक्स्ड करियर है। देखिए, एक बात होती है टेरेंस, में बताऊं, मिडिल क्लास आदमी बड़ा डरपोक होता है। करेक्ट। वो हर चीज से डरता है। हाँ। क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहता। उसके पास जो रहता है वो खोने के लिए वो इतना होता है कि अगर वो खो गया तो वो सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो। अगर आप कलाकार फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोग सपोर्ट मिलता है। लेकिन मेरे डैडी तो मजदूर हैं। उनको सिर्फ, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ कि पढ़ा लिख कर मेरा बच्चा आगे जाए, वो ये बहुत बड़ी बात है ना। और देखिए, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे, आगे बढ़े। हर बाप की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि उसका बेटा उससे आगे जाए।
बस आपने 2 कदम भी आगे बढ़ा दिए तो आपके पिताजी तो खुश हो गए, खुश उनको हो तो गए। खुशी मिल गई। हाँ, लेकिन वही चिंता थी कि अरे तू तो डॉक्टर बनने वाला था, फिर तूने माइक्रोबायोलॉजिस्ट में किया, फिर तूने होटल मैनेजमेंट किया, तू फर्स्ट भी आया यहाँ पर, तो फायदा क्या इतना पढ़ के? तू इतना पढ़ता है, तू फर्स्ट लेके आता है, नौकरी भी तुझे हाथ में मिल गया, लेकिन तू ये नहीं करना चाहता है, ये क्या बात हुई? चलिए। तो मेरे डैडी को समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा कैसा इंसान हूँ। और फाइनली फिर आपके मदर फादर खुश हुए कि नहीं? नहीं, वो बाद में बहुत सालों के बाद खुश हुए। बहुत सालों के बाद जब उन्होंने देखा कि वो भी मतलब 7-8 साल बहुत, जब मैं जब एक्चुअली मैंने इंस्टीट्यूट खोला, फिर मैंने बोला कि मैं घर घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना खुद का क्लास शुरू करूंगा, लोगों को मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं घर घर। तो वो भी था ना कि अगर मुझे अपने आप का एक नाम बनाना है तो मैं घर घर नहीं जाऊंगा, लोग मेरे पास आना चाहिए। तो मैंने एक स्टूडियो लिया, पैसे खर्च किए, जो भी इकट्ठा किए थे, पूरा मेरी पूरी जवानी जो मुझे पता नहीं कहाँ गई। मैंने दोस्तों के साथ कभी वक्त ही नहीं बिठाया, मैं सिर्फ काम करता गया और जो भी पैसा है अपने करियर में लगा दिया। और वो फिर ठप हो गया क्योंकि लोग आए नहीं, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि लोगों को, अगर मैं किसी के घर पे जा रहा हूँ तो वो उनकी सहूलियत होती है ना कि मैं उनके घर पे आ रहा हूँ, तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। एक और बात होती है टेरेंस, कलाकार जो होता है वो कलाकार होता है, बिजनेसमैन नहीं होता। तो वो अकल बाद में फिर जब जमीन पर उतरा, मैं उड़ रहा था कि मेरा ऐसा होगा। मैं सच में ना, जो मैं 21-22 साल का था, मैं मेरे सपने, हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये होगा, फिर मैं बड़ा शो करूंगा, फिर लोग मेरे पास आएंगे, देखें कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। और तो ये बड़े बड़े मेरे ख्याली पुलाव चलते रहते थे मेरे दिमाग में। फिर मेरी एक बड़ी फिल्म आएगी, लोग मेरे पास आएंगे और बोले कि मेरी फिल्म करो। तो ये मेरा दिमाग सपनों में रहता था। Dreams do come true. अपने सच होंगे है जो लगन, तुझको छूना है सारा गगन। राहें मुश्किल हो घबराना नहीं, मंजिल हो कहीं भी तुझे जाना वही है। यही जिंदगी अपने सच होंगे है जो लगन, तुझको छूना है सारा गगन। मंजिल हो कहीं भी तुझे जाना वही, यही जिंदगी। Dreams do come true. Dreams, just follow your dreams. बहते चलते चल तू इन मस्ती के धारों में, गूंजेगी अब यही धुन सदा दिल के तारों में। नाम तुझे शामिल करना है चांद सितारों में, है यही जिंदगी। राहें मुश्किल हो घबराना नहीं, मंजिल हो कहीं भी तुझे जाना वही है। यही जिंदगी। Dreams do come true. Dreams, just follow your dreams, follow your dreams, follow your dreams. They do come true. सपने सच होंगे है जो लगन, तुझको छूना है सारा गगन। मंजिल हो कहीं भी तुझे जाना वही, यही जिंदगी। Dreams do come true. Dreams, just follow your dreams. Dreams do come
अच्छा टेनिस, आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि मैंने जवानी में पूरा अपना इस तरह से वक्त निकाल दिया, हाँ। रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे? रेडियो पे जो गाने बचपन गाने। में सुना करते हाँ। थे, वो गाने कब तक आपका पीछा करते रहे? मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो गाने जरूर होंगे कहीं ना कहीं जरूर। आपके जहन में, जरूर। लेकिन जब भी रिलैक्स करने का मूड होता रहा होगा तो किस तरह के गाने सुना करते थे? गानों की जो अगर आपसे फहरिस्त हाँ। पूछी जाए हाँ। तो किस तरह के गाने होते थे? अभी मेरे किस प्लेलिस्ट में मूड में किस तरह का गाना आप सुना करते थे? जहां अभी मान लीजिए कि घर में बैठे हैं और माँ और पिताजी से बहस हुई है कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तुम हम इतना पढ़े लिखे हो, और उसके बाद अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज होके या हाँ। थोड़ी सी उदासी में घर से निकले, तो कहीं कोई गाना पीछा करता था विविध भारती का? बहुत सारे गाने थे सर, क्योंकि मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था। हाँ, लोकल ट्रेन। और मुझे, सॉरी ये कहना नहीं चाहिए रेडियो पे, लेकिन मुझे हैंड हेल्ड पकड़ के, मुझे गर्मी बहुत जल्दी होती है, हाँ। तो मुझे हवा चाहिए, तो वो हवा और मेरे बाल लंबे हुआ करते थे। हाँ। तो मुझे बहुत मजा आता था कि मैं एक हाथ पकड़ के कई बार, दरवाजे पे लटक जाऊं। आई एम टेलिंग यू, मैं सच कह रहा हूँ कि कई बार पता नहीं किसने मुझे बचाया है, फिसलते फिसलते मैं बचा हूँ। तो ये मेरे 5 साल ऐसे ही गवाए हैं, और मैं उसके बाद भी ट्रेन में ही ट्रैवल करता था क्योंकि वो फटाफट हुआ करता था। दोस्तों, ये जो टेरेंस जो कुछ कह रहे हैं ये सिर्फ सुनिए, इसे सिर्फ सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। इस पर अमल बिल्कुल नहीं करना है आपको, ये मैं आपको बता दूं। हाँ। क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। चीज है। मुंबई में हर दिन कई बच्चों की जान। जान इससे जाती है, कई अपने जीवन में अपाहिज हो जाते हैं। तो इसको सिर्फ सुनिए और कान दूसरे कान से निकाल दीजिए। अब आगे बढ़ते। नहीं, सही कहा आपने। तो क्या है कि मैं गाने सुनता था, और मेरा जरिया था कि जब भी मैं उदास या जब भी मैं अपने आप को खुश करना चाहता था, या मैं जनरली मैं उदास नहीं रहता हूँ, मैं ऑलवेज हंसमुख रह करता था, मैं वो गाने सुनता था या वो गाने गाता था, सुनता भी नहीं था, गाता था, जो मेरे दिल को हल्का करे। लाइक मैं बताऊं कि एक गाना है देवानंद साहब का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुएं में उड़ा। ये ऐसा गाना मुझे दिल के बहुत करीब है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा।
गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये गीत तो हमने सुन लिया। हाँ। जिंदगी के जो कश्मकश रहती है उनको किस तरह से आपने दूर किया। मैं जानता हूँ सिगरेट विगरेट तो आप नहीं पीते हैं और पीना भी नहीं चाहिए, किसी तरह के नशे से बिल्कुल अपने आप को बचा के रखना चाहिए। नहीं, ऑल्सो अगर आपने लाइफ का नशा पिया है ना, और जो लाइफ में मजा है और जो जिज्ञासा में मजा है, लाइफ को खोजने में मजा है, वो कभी आपने अगर चख लिया तो सब नशे फीके पड़ जाते हैं। और फिर आप तो पहले ही से वो स्टेज वाले नशे में धुत थे, आज भी है। तो ऐसा मैं ये भी कहूंगा कि मैंने 35 साल की उम्र में, 35 की उम्र में मैंने शराब की बूंद चख ली, फिर मैंने लोग सिगरेट पीते थे, मुझे टिकटिक क्या है, तब तक तो मुझे कोई थे ही नहीं, मैं मन पूरा मेरा ध्यान डांस में था। और देखा क्या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं महसूस पड़ रहा है, लेकिन कि जो नशा लाइफ में है और जीने में है उससे बहुत कम है, तो कभी वो लत या लगाम लगा ही नहीं। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया, हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी।
सा साया था आंखों में आया था, हमने दो बूंदों से मन भर लिया। छोटा सा साया था आंखों में आया था, हमने दो बूंदों से मन भर लिया। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले। ला 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 ला, है ना ऐ जिंदगी गले लगा ले, ओ गले लगा ले। अच्छा टेरेंस, अब हम उस पर आते हैं जब आपका जो काम था वो टोटली कमर्शियल हो गया, अदर देन इंस्टीट्यूट डांसिंग क्लासेस के अलावा फिल्मों में कहीं ना कहीं अंदर आपकी ये इच्छा तो रही होगी कि मैं भी बड़े पर्दे पे नजर आऊं, मैं भी डांस करूं। अब अगर मैं सच्ची बात करूं, ईमानदारी की बात करूं, तो आप चेहरा मोहरा फिजिक हर तरह से एक अच्छा खासा हीरो मटेरियल आप रहे हैं, आज भी हैं। शुक्रिया। है ना? तो ऐसा नहीं सोचा आपने कभी कि मैं हीरो ट्राई करूं? देखिए, आज की तारीख में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बच्चों को, क्या कहाँ जाना है, कास्टिंग कहाँ होती है। मेरे ज़माने में मुझे कोई समझ नहीं थी और कोई गॉडफादर नहीं है या कोई समझाने वाला नहीं है कि अच्छा ऐसा करो। तो कई हद तक मैं सोचता रहा कि ये शायद मुझे कौन लेगा, मुझे कौन काम देगा। लेकिन आप चाहते थे हीरो बनना? हीरो नहीं, मुझे थिएटर का बहुत शौक था। अच्छा। और मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। लेकिन और कुछ म्यूजिक वीडियोस भी मिले, जैसे शान का एक गाना रीमिक्स, तभी रीमिक्स का गाना बहुत चलता था। शान ने गाया था माना जनाब ने पुकारा नहीं, उन्होंने एक गाना रीमिक्स किया था। हाँ। उसके मेन किरदार जो मेन मॉडल, जो मॉडलिंग, हाँ। जो मेन कैरेक्टर है वो मैं प्ले कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस मैंने किए बड़े बड़े जाने माने डायरेक्टर के साथ। लेकिन कभी वो ब्रेक कैसे मिलना चाहिए, किसके साथ बात करना चाहिए, कहाँ जाऊं, वो मुझे समझ नहीं थी। और भागदौड़ थी कि पैसे जमा करने हैं और अपनी परिस्थिति, आर्थिक स्थिति जो है उसको कैसे मैं अच्छा बनाऊं, वो इसी में लगा पड़ा रहता था। और ऑलवेज अपने आप को प्रूव करना था कि अगर मैं इसमें ध्यान नहीं दूंगा तो कोई और अच्छा करके जाएगा और ये जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। तो कभी कोई सपोर्ट ना, कोई बनाने वाला कि अच्छा ठीक है तू इसमें अभी थोड़ा ट्राई कर ले, कोई था नहीं। तो कोई नाराजगी भी नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिले नहीं है। जो था सही था, अगर होना था तो हो जाता। अब जाके मैं मैं समझता हूँ कि मेरी स्थिति जो है अच्छी है, तो अब जाके मैं बहुत सारे ऐसे काम कर रहा हूँ और जो ऐसे काम मिल रहे हैं जो एक्टिंग के माध्यम में है, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मुझे एक जरिया मिल रहा है फिर से उस उमंग को जीने का। लेकिन उस वक्त में मुझे कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था और ना ही मेरे जहन में ये था कि मैं बन जाऊंगा। मुझे लगा कि यार जो फैमिलीज आती थी, ट्रेडिशनल फैमिलीज आती थी, उन्हीं के बच्चे सपूत जो है वो आगे बढ़ते थे। तो वो कभी वो जो अरमा भी था वो वहीं के वहीं तो मैंने बोला कि ये शायद इससे ज्यादा नहीं होगा, तो मैंने अपने आप को सीमित किया। किसी की गलती नहीं है। फिर आपको एक कोरियोग्राफर की हैसियत से काम कैसे मिला? क्या आपने किसी को असिस्ट किया? बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के नाम रहे हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया क्योंकि 17 साल की उम्र में मैंने डांस सिखाना शुरू कर दिया। और जब आप डांस सिखाना शुरू करते हैं और फिर 18 या 19 साल में मैं कॉलेज के फंक्शंस में कोरियोग्राफ भी करने लगा, तो मेरा नाम लोगों में सुनने में आया था कि हाँ ये कोरियोग्राफ करता है। स्कूल, कॉलेज, फंक्शन सब दूसरे कॉलेजेस को भी कोरियोग्राफ करता है। तो जो दूसरे कोरियोग्राफर्स थे वो मुखर जाते थे मुझे यूज करने के लिए, ये तो कोरियोग्राफर है, ये तो अपना काम देख के निकल जाएगा कहीं।
तो वो डर जाते थे। मैं अगर चाहूँ भी तो उनके साथ काम करूँ, बोलते नहीं, क्योंकि तुम तो कोरियोग्राफर हो, तुम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डर होता है ना कि कहीं वो टेरिटोरियल हो जाता है। तो फिर मैं कभी गया नहीं किसी के साथ, किसी के अंडर काम नहीं किया। और फिल्म में जो मुझे मिली पहली फिल्म जो थी, छोटा सा कोरियोग्राफी का सेक्शन था, लगान में वॉल्स का सेक्शन था। वो भी मेरे नसीब में ऐसा हुआ कि रीना दत्ता जो आमिर की पहली बीवी थी, वो प्रोड्यूसर थी उस फिल्म की। तो उनको चाहिए था एक ऐसा कोरियोग्राफर जो वॉल्स, जो टेक्निकल वॉल्स है, वो कोरियोग्राफ करके दिखाए। वो जो अंग्रेज लड़की डांस करती है, वो वाला डांस सेक्शन, हाँ वो वाला। हाँ, तो मैं रीना को बोला कि वो मेरी स्टूडेंट थी, क्योंकि वो आती थी सीखने के लिए। मैं अभी फिटनेस में भी चला गया था कि डांस और फिटनेस का दौर चल रहा था, तो मैंने अपना हाथ फिटनेस में भी डाल दिया और मैं औरतों को वेट लॉस करवाता था। उस पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी पहले इसको हाँ। तो रीना मेरी वेट लॉस वाली स्टूडेंट थी। वो मेरे पास आई थी वेट लॉस करने के लिए। मैं उसका पर्सनल ट्रेनर बना और उन्हें मुझे ये प्रस्ताव पेश किया कि मैं चाहती हूँ कि आप ये गाना कोरियोग्राफ करें, ये जो थोड़ा सेक्शन है, और बस वॉल्स करना है, आपको तो आता ही होगा, आप तो ईसाई धर्म के हो। तो मैंने कहा कि ईसाई धर्म का ये मतलब नहीं है कि मुझे वॉल्स आता हो। ये तो तुम करते हो, तुम्हारे मतलब पार्टीज में से। नहीं, मुझे नहीं आता ये सब, ये तो एक अलग स्टाइल है। नहीं नहीं नहीं, ये तुमको आना चाहिए, क्योंकि हमारे फिल्मी कोरियोग्राफर्स नहीं कर पाएंगे, और जिस तरीके से तुम चलते हो, जो तुम्हारी ट्रेनिंग है, लगता है कि तुम कर पाओगे ऐसे। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। फिर एक बार तुम आमिर से मिल लो। मैं आमिर से मिला, आशुतोष से भी मिला, और उन्होंने मुझे और भी डरा दिया कि उन्होंने कहा कि नहीं, वॉल्स तो हमें चाहिए, लेकिन हमें ना वो 18th सेंचुरी, क्योंकि हमारी फिल्म 18वीं सदी में कहानी है। तो 18वीं सदी की जो वॉल्स हुआ करती थी, वियनीज वॉल्स, वो हमें चाहिए। बताइए। तो मैं तो वहीं पर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। पहले तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि मैं कैसे शूट करते हैं, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं यही जानना चाह रहा था आपसे, माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूँ, कि आप कोरियोग्राफी करते थे लेकिन स्कूल्स में और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके नुएंसेस अलग होते हैं, एकदम अलग सर, उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं। Absolutely. वो तो आप जानते नहीं थे। Absolutely फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया? ये सवाल पे मैं आने वाला था, आप खुद ही आ गए। तो आप दोनों चीजों को जोड़ के बताइएगा। जरूर। तो फिर मैंने मेरा एक उसूल है कि जो चीज आपको नहीं पता वो सीधा सामने बोल दो, सच बोलो, क्योंकि सच बोलोगे तो सब कुछ ना कुछ हल मिलेगा। तो मैंने सीधा रीना को बता दिया कि मुझे कुछ नहीं आता, और ना ही मुझे मैंने कभी फिल्म कोरियोग्राफ किया है। तो मैंने रीना को रूम में बता दिया कि ऐसा ऐसा है। रीना ने मुझे फिर से रूम में बैठा दिया आमिर और आशुतोष के साथ, और उन्होंने बोला कि देखो, इसको कुछ भी नहीं आता, आप लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, करेंगे। तो आशुतोष ने बोला क्या है, अब बताओ। आशुतोष सर वाज सो नाइस टू मी, ही सेज डरने की बात नहीं है, तुम बहुत डरे हुए हो, आप डरो मत। इट वाज सो स्वीट, क्योंकि मैं बहुत, आई थिंक वाज ओनली 24 ईयर्स। सर मैं नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं करना है। सर क्यों डरे हो, आपको आता है, मैं सीख लूंगा, लेकिन सर मुझे पता ही नहीं फिल्मों में कैसे शूट किया जाता है ऐसे। वो हमारी जिम्मेदारी। और हमारे पास अनिल जी है, अनिल मेहता जी है, वो कैमरामैन है, सबसे सीनियर्स, हम संभाल लेंगे, आप हमें कोरियोग्राफी और डांस दिखाओ, कैसे इसको शूट करना है वो हमारी जिम्मेदारी। ठीक है। आमिर ने भी बोला कि आप डरो मत, आप करो, यू विल बी फाइन। तो फिर मैंने वो स्टाइल सीखा। मैं एक सलोमी रॉय कपूर की एक मोहतरमा थी जो सिद्धार्थ रॉय कपूर की माँ है। हाँ, तो वो सिर्फ वो जानती थी वो पर्टिकुलर स्टाइल। तो मैं उनके घर गया, नेपिन सी रोड का घर था मलाबाइल में। मैं गया, उनको बोला कि मुझे सीखना है, और उन्होंने ठीक है मैं सिखाऊंगी। तो मैंने भर्ती किया अपने आप को, सीखा। फिर मैंने वही चीज़ कोरियोग्राफी में डाली। गाना ए आर रहमान का गाना था, वो मैंने लिया, कोरियोग्राफ किया। फिर भुज गया, वहाँ पे उन्होंने मुझे अनिल मेहता सर के साथ ही कमरे में बिठा दिया, और अनिल मेहता को मैंने साफ साफ कहा, सर मुझे कुछ नहीं आता कैमरा के बारे में, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँगा सेट में, मुझे एक्शन भी बोलना नहीं आता, कि कब एक्शन बोलूँ कब नहीं, कब नगाड़े को बोलूँ कि रोल साउंड, ये मैंने सुना है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। सर कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। फिर उन्होंने मुझे 2 दिन के बाद एक बुक दिया, इट्स कॉल्ड द 5 C's ऑफ कैमरा। अगर कोई भी डांस के दीवाने हैं या कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये एक्चुअली कोरियोग्राफी के बारे में नहीं बताता, लेकिन कैमरा के बारे में बताता है, और ये क्या बोलते हैं ना, ग्रंथ है। अगर आपको कैमरा के बारे में सीखना है, दिस इज द बुक टू गो फॉर, द 5 C's ऑफ कैमरा। तो अभी मुझे पढ़ाई लिखने में बहुत शौक है, तो मैं वो बुक को रातों रात खा गया सब कुछ, और मैंने नोट्स लिख दिए कि जो मुझे समझ में नहीं आया मैंने नोट्स कर दिए। मैंने अनिल मेहता सर को बता दिया कि ये मैं समझ गया, ये नहीं समझा, आप मुझे बताइए। ऐसे आप 2 दिन मेरे साथ आइए और देखिए क्या हो रहा है। मैंने देखा, समझ गया, और मैं बहुत फटाफट समझ जाता हूँ। तो वो मेरी
मतलब मैं समझता हूँ कि मैं अगर मुझे कोई दिखाए तो मैं फटाफट समझ जाता हूँ। तो मैं सेट पे रह के मैं सीख गया और फिर मेरी तीसरे दिन मेरी शूट लग गई और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं एक तो और बड़े इतनी कलाकार को बड़ी फिल्म थी, हाँ बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी। तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म बन रही है। लेकिन उसके बाद हाँ। जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी हाँ और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा, हाँ तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे? एक्चुअली मैं कहूँगा कि मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया है सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली। तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया था। जाहिर सी बात है ना। लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने। मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूँ, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे तो वो लोगों के नजर में अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है। ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया। और छोरी मान भी ले बात मोरी, मैंने प्यार तुझसे है किया, हो तेरे बिन मैं जिया तो क्या जिया, हो तेरे नैनों में ये जो काजल है, सपनों का बादल है, मन तेरे ही कारण पागल है, ओ गोरिया मन में एक हलचल है, मैं न भूलूंगी ये वो पल है, सावरिया mouths like offering a kiss. No drop of rain, no glowing flame has ever been so pure. If being in love can feel like this, then I'm in love for sure. मोरे मन में थी जो बात छुपी आई है जवान पर, मोरे दिल में कहीं एक तीर जो था आया है कमान पर। सुन सुन रे सजन रहे जन्म जन्म हम प्रेम नगर के पासी, थामे थामे हाथ रहे साथ साथ कभी दूरी हो न जरा सी। चलूं मैं संग संग तेरी राह में, बस तेरी चाह में हो रे छोरे ओ रे छोरी।
तन महका रंग दहका मुझे तू गुलाब सी लागे। जो है ये निखार और ये सिंगार तो क्यों ना काम न जागे। तेरा उजला उजला जो रूप है यौवन की धूप है। छोरी छोरी गोरिया दोस्तों, आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का पहला भाग। तकनीकी के सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, हर पिक्चर की कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।